मुझे 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल का नाम सुना होगा। टाइगर हिल की फतेह के लिए अवार्ड दिया गया। उस समय देखिए बोलते हैं कि जो ना यहाँ युवा कुछ नहीं कर रहा, युवा बहुत कुछ कर रहा है। मैं भी उस समय 19 साल का था और 2.5 साल की सर्विस। और जो अभी साहित्य की बात कर रहे थे, उस साहित्य ही था कि मुझे 16 साल 5 महीने की उम्र में सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर कर दिया उस साहित्य। तो परिवार के अंदर माहौल ऐसा था कि वो लड़ाई की जो बातें थी, माँ बाप उसके ऊपर चर्चा करते थे, तो वो चीजें बच्चों के अंदर चलती चली गई और मुझे लगा कि मुझे भी पिता के पद चिन्हों पर चल करके सेना के अंदर भर्ती होना चाहिए और मुझे देखना चाहिए कि जो पिताजी बोलते हैं कि लड़ाई के दौरान इतनी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता है और दुश्मन लोग पीने के पानी में भी जहर डाल देते हैं, इस तरह की परिस्थिति आती है। और मुझे सपने देखने लगा और मुझे नहीं पता था कि मुझे 16 साल 5 महीने की उम्र में ऐसा मेरे सपने पूरे हो जाएंगे और युद्ध लड़ने का मात्र 19 साल की अवस्था में शुभ अवसर मिल जाएगा। और जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय में शादी करने के लिए घर छुट्टी आया हुआ था। 5 मई की शादी थी और 20 मई को जब मैं वापस अपने जम्मू ट्रांजिट कैंप में पहुंचता हूं तो पता चलता है कि मेरी बटालियन जो कि कश्मीर वैली के अंदर एज ए टेररिस्ट के बरखिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उसको उठा करके द्रास सेक्टर में भेज दिया गया है। एक सैनिक होने के नाते बड़ा सौभाग्य था कि सेना की सर्विस के दौरान और युद्ध लड़ने का मौका मिले, अपनी मातृभूमि की सेवा करने का। उस समय मेरी बटालियन तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। मैं वहां पर पहुंचा। 22 दिन तक हमने उस पहाड़ी के ऊपर लड़ाई लड़ी। 22 दिन के अंदर 2 ऑफिसर और 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत के बाद 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की सेना ने पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग पहाड़ी को प्राप्त किया। आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि ये कैसा युद्ध था जो दुनिया में पहले कभी ऐसा नहीं लड़ा गया था। दुश्मन जितनी हाइट्स पे था उतना ही बड़ा उसके पास एडवांटेज था। कहीं 13,000 फुट पे थे, कहीं 16,000, कहीं 18,000। उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज था। लेकिन ये हिंदुस्तान की मिट्टी है कि यहाँ पे जन्म लेने वाला वीर और वीरांगनाएं, उनके अंदर इतनी ताकत है कि उसका शरीर अगर गोलियों से छलनी क्यों ना हो जाए, अगर उसकी आखिरी सांस भी बची होती है तब भी उसके कदम दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे की तरफ नहीं। उस युद्ध के दौरान जब आप ऐसे दिन थे, 21 दिन एक पहाड़ी पर थे, युद्ध चल रहा था, आप सबसे पूछना चाहूंगी, आपसे लेकर शुरू करती हूँ, कभी जान जाने का डर तो होता ही होगा और क्या क्या ख्याल आता था? जान जाने का ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार के अंदर जिसको डर नहीं लगता हो। डर सबको लगता है, लेकिन जब परिस्थिति ऐसी होती है, जब डर दूर होता है ना तभी डर लगता है। जब वो नजदीक आ जाता है तो एक सैनिक उस डर से इस तरह से फाइट करता है जैसे एक दुश्मन से फाइट करता है और उसका डर खत्म हो जाता है। मुझे भी लगा क्योंकि शादी करके गया था, पूरा परिवार ऐसा था, लेकिन वो जो साथी थे उस परिवार से भी बढ़ करके थे। उनके लिए हम एक दूसरे के लिए, एक यूनिटी के लिए आपस में लड़ते हैं, तब जाकर के दुश्मन को मौत के घाट उतारते हैं। 22 दिन के बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंसान की पहचान किसी पद या ओहदे से नहीं बल्कि उसकी कर्म से होती है। मैं कोई विशेष शक्तियां लेकर के इस धरती पर अवतरित नहीं हूं, कोई ऐसी विशेष योग्यता नहीं थी जिससे मैं सेना के अंदर भर्ती हुआ, कोई विशेष नहीं है, आम नागरिक हूं, आप ही की तरह हूं। वहां पर जो 22 दिन के अंदर जो काम मिला था, काम था नीचे से ऊपर अम्बेसर और राशन पानी ले जाने का। हम सुबह 5:30 बजे चलते थे, रात को 2:30 बजे पहुंचते थे और 2 घंटे में वापस आते थे। 22 दिन चलने वाले हम 3 जवान ऐसे थे जो कंटिन्यू चले। उसी काम की बदौलत पहचान बनी कि तीनों लड़के फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको घातक प्लाटून एज ए कमांडो टुकड़ी के अंदर शामिल कर दिया जाए। क्योंकि तभी हमारी बटालियन को एक और टास्क मिला था, टाइगर हिल, जो द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट। वो पहाड़ी पर सिर्फ हम रात को चढ़ सकते थे, दिन में नहीं।
तो हमारी वो कमांडो टुकड़ी, उसमें लेफ्टिनेंट बलवान सिंह हमारे कमांड कर रहे थे। तो एक ऑफिसर, एक जेसी और 19 जवानों की टुकड़ी, हम 3 रात और 1 दिन उस पहाड़ी पर चलते रहे। मुझे आज भी याद है कि तीसरी रात सुबह का वक्त रहा होगा जब हम रस्सियों के सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ऊपर की तरफ चल रहे थे। तभी दुश्मन का दोनों तरफ से फायर आया और हमारा रास्ता कटक हो गया। केवल 7 जवान हम ऊपर पहुंच पाए। जब ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं सामने दुश्मन के 2 बंकर्स। अंधाधुंध जाकर के हमने फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए पाकिस्तान के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो दुश्मन जो वहां से 50-60 मीटर रहा होगा, जो उनका मेन डिफेंस था टाइगर हिल टॉप का, हमने देखा कि हिंदुस्तान के जवान यहां तक पहुंच गए। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर फायरिंग हुआ था कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हमारी मौत थी। मरना तो निश्चित था। तब हमने सबने प्रण किया मरना ही तो है, तो मरने से पहले जितने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार सकते हैं उतारेंगे। और इसी के लिए हम आगे 5 घंटे तक हम लड़ाई लड़े। वहां पर हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे। 5 घंटे के बाद धीरे धीरे जब हमारा मिशन खत्म होता जा रहा था, तभी हमने फिर एक और प्लान बनाया कि हम अचानक से फायर बंद करते हैं ताकि दुश्मन को लगे कि हिंदुस्तान के सैनिक मारे जा चुके हैं, इनका मिशन खत्म हो गया है। और वो प्लान हमारा कामयाब हुआ। हमने अचानक से फायर बंद किया तो 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई जवाबी फायर नहीं हुआ तो उनको लगा कि यार ये मारे जा चुके हैं। तो उनके 10-12 पाकिस्तान के जवान सिर्फ ये देखने के लिए आए कि हिंदुस्तान के यहाँ पे जवानों की संख्या कितनी है, जिंदे हैं मर गए हैं। और दिन का वक्त था लगभग 11-11:15 का, तो उस दिन तो मौसम भी साफ था। जो वैसे पत्थरों से निकल करके बाहर आए तो एक साथ हमने फायरिंग खोला। उनमें से 1-2 बचा होगा, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन 1-2 जो बचा था उन्होंने जाकर के अपने कमांडर्स को बताया कि वहां पर तो हिंदुस्तान के 8 या 10 ही जवान हैं। हमें समझने का मौका ही नहीं दिया। विदिन 30 मिनट के बाद 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया। और हमला इतना जबरदस्त कि जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, आर्टिलरी, मोटर्स, एमएमजी, एसएमजी, सब कुछ का फायर खोला। हमें सर नहीं उठाने दिया और धीरे धीरे करते हुए नजदीक आए। मुझे वो पल आज भी याद है कि सबसे पहले हमारी एलएमजी थी, उन्होंने उसको निशाना बनाया। उसको चलाने वाले जवानों को जब लाकर आकर के पत्थर लगे तो हमारे प्लेटून हवलदार मदन हमारे साथ में था। उनके वो आखिरी शब्द आज भी याद है। उन्होंने मुझे एकदम से आवाज दी, योगेंद्र इस एलएमजी को उठा करके फेंक। बोला दुनिया में इस वेपन के सिवा कोई बचाने वाला नहीं है। मैं वेपन को उठा करके उनकी तरफ फेंका तो मेरी नजरें ऊपर की तरफ गई। जिस पत्थर से हम फायर कर रहे थे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े हुए थे। मैं सर तो होगा 4-5 मीटर बस नहीं था। मैं बोला सर ये तो बहुत नजदीक आ गए, कहाँ पर ये खड़े हुए? उन्होंने सीधा जैसी आवाज सुनी सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। और मेरे नाम का दूसरा योगेंद्र सिंह यादव भी था। उसकी आकर के यहाँ से ग्रेनेड का टुकड़ा लगा, यहाँ से उंगली कटी और दूर जाकर के पड़ी तो उसको लगा कि उसका हाथ कट गया है। उसने बोला यार मेरा तो हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा। मैं बोला नहीं सर आपका हाथ नहीं बल्कि उंगली कटी है। उनको फर्स्ट एड दिया और फर्स्ट एड देने के बाद सभी ने बोला अगर आप नीचे की तरफ चले जाओ क्योंकि अभी आप फायर नहीं कर सकते हो। लेकिन उस जवान के भी उस शब्द थे, बोला मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मरना है तो तुम्हारे साथ ही तो मरना है, जिंदा रहना है तो तुम्हारे साथ ही रहना है। हम जैसे तो बिल्कुल रिक्रूट थे, नए जवान थे। हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत थी कि हमारे जो सीनियर हैं जो अपने आप को बचा सकते थे लेकिन हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत मिली है। तभी हमारा एक और वेपन था स्नाइपर, उसको निशाना बनाना शुरू कर दिया। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, हम दोनों रूममेट भी थे, गणेश अनंतराम। हम दोनों को बोला कि आप लोग उसकी हेल्प के लिए जाओ। तो वहां से जैसे मेरा मूवमेंट हुआ शायद उन्होंने फिर मेरा मूवमेंट देखा होगा, ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंका। तो उसका एक ग्रेनेड का टुकड़ा आकर के मुझे भी घुटने के नीचे लगा। तो मुझे लगा यार मेरा भी घुटने से पैर कट गया है। तो फिर मैंने इस तरह से देखा तो मेरा पैर तो नहीं कटा था लेकिन बहुत गहरा जख्म था। मैं खुद फर्स्ट एड कर रहा था, तभी एक और ग्रेनेड का टुकड़ा है उसने आकर के यहाँ से पूरा कट दिया। इसको कटने के बाद चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद। जब आंखें खुली तो देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। फिर रहता हुआ मैं उनके अपने साथी के पास पहुंचा और मैं पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए। मैं उनको बोला सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दीजिए। उन्होंने भी आदेश दिया कि पहले फायर कर। तो मैं फायर करने लगा। कुछ देर के बाद जब उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली तो उसको
ऐसे पिन्नी फाड़ने के लिए यहाँ तक हाथ पहुंचा था, यहाँ पे उनको गोली लगी और इस तरह से करते हुए लेटते चले गए, हाथ पकड़ा लेकिन एक शब्द भी तो नहीं बोले। तभी जो मेरे बगल में बैठा हुआ था, मैं उनको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। उस जवान ने क्या, और उसको आकर के सीधे में ब्रश लगा, वो भी मेरी गोली की तरफ आकर के लेट गया। फिर ट्रूनोलर को बोला सर दोनों बंदों की तो गोली लगी है। बोला कैसे हैं, मगर दोनों के दोनों शहीद हो गए। बस इतना ही मैं बोल पाया। तभी उन्होंने एक साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया और वो एक ऐसा पल, एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। मेरे तमाम साथी शहीद हो चुके थे, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनके कमांडर ने बोला इनको रिचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो आकर के एक को गोलियां मारने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको देख ना सकूं, सुन ना सकूं। देख सकता था, सुन सकता था। तो मैं देख रहा था कि जब मेरे सामने वाले जवान को डेड बॉडी में जो गोलियां दाग रहे थे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। बगल वाले को मारा तो मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था। और जब उसने हमें बाजू में गोली मारी, फिर जांघ में गोली मारी, नीचे पैर में गोली मारी, तो उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। और फिर एक विश्वास पैदा किया कि अगर उसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ या पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उप तक भी नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। वो विश्वास ही था कि आज मैं आपके साथ बैठकर उनको यकीन हो गया कि मुझसे कोई चिंता नहीं। उसके बाद जो हमारा नीचे पोस्ट था, जहां से हम रात को चले थे, एमएमजी पोस्ट था, उसको कैप्चर करने के लिए टाइगर हिल की बगल में ही एक मस्को घाटी है, वहां पर उनका बेस कैंप था। उन्होंने उसको मैसेज दिया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर आ जाकर के हमला कर दो। लेकिन जब वो आवाज मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरे पूरे साथी खत्म हो जाएंगे। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं कि आपके ऊपर हमला होने वाला है। और ये बिल्कुल सत्य के निस्वार्थ भाव से और सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर शक्ति भी साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा, एक मौके की तलाश में था, क्योंकि चारों तरफ तो मौत ही मौत खड़ी थी, उनसे बचना भी बहुत मुश्किल था। काफी देर के बाद, जैसे पाकिस्तान के जवानों की मानसिकता होती है, अमानवीय कार्रवाई करने की, बूट की ठोकरें मारनी, गालियां देनी, बहुत कुछ हमारे साथ यातनाएं दी उन्होंने। चुपचाप पड़ा सहता रहा। फिर उनके कमांडर ने बोला इनके वेपन उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के दोबारा से गोलियां मारने लगा और एक वेपन उठा रहा था। उसने आकर के दोबारा से उसी रोटेशन से गोलियां मारी, फिर भी मेरे बाजू में, जांघ में, नीचे पैर में गोली मारी। और एक कदम चलने के बाद उसको लगा कि शायद ये जिंदा है, इसके सीने में गोली मारता हूं। जब उसने बैरल सीने की तरफ करी तब लगा यार अब नहीं बचूंगा, लेकिन ऊपर वाले को तो जिंदा रखना था। तो यहाँ पर पर्स रखा हुआ था, पर्स में कुछ बिलेट के 5-5 रुपए के सिक्के भी थे और वो सारे सिक्के इकट्ठे हो रखे थे। जब उसने गोली चलाई तो जाकर के सिक्कों पर ही लगा। उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि मैं तो मर गया हूं। लेकिन अगले ही पल जैसे पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरी AK-47 उठा करके वापस मुड़ा, तो मुझे लगा यार तू तो जिंदा है। और फिर एक अंतरात्मा से अंदर से आवाज आई कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, धीरे से उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। तो कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर वो ग्रेनेड गिरा। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं, कोई हरकत नहीं थी। और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका पूरा सर उड़ गया। वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस धमाके से जो पाकिस्तान के सैनिक थे उनमें एकदम से खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। लेकिन कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है। वही एक मौका था मेरे पास जो मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विशेष कर गुजर सकता था। मैं तुरंत उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फायरिंग किया, 3-4 बंदे उनके मारे गए। इस दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गया और वहां से वो भाग खड़े हुए। वहां से उनको खदेड़ दिया और वो टाइगर हिल टॉप जो है खाली करा दिया। फिर वापस लुढ़कता हुआ अपने साथियों तक पहुंचा। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इनमें से कोई मेरी तरह जिंदा होगा। ये एक सैनिक के अंदर ही वो जोश और जुनून होता है कि वो खुद चलने के लिए मजबूर है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, लेकिन उसका साथी, इतना लगाव होता है अपने साथी से। अगर उसके साथी में अगर सांस चल रही है तो उसको कंधे पे डाल करके नीचे लाने की सामर्थ्य रखता है।
आकर के देखा तो किसी का पूरा सर फटा हुआ था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए थे बाहर। बहुत देर बैठ करके रोता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, करूँ क्या, क्योंकि उम्र का भी अनुभव नहीं था, सर्विस का भी अनुभव नहीं था। एक जुनून था, एक लगाव था अपने देश के लिए, अपने सेना के लिए, बस वही चीज़ थी। और ये माँ, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को माँ बोलते हैं। माँ के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, वो अपने बच्चे को तड़पता हुआ देख नहीं सकती। शायद उस समय जब मैं बोल रहा था, पुकार रहा था, शायद उसी माँ की पुकार होगी जिसने मुझे रास्ता दिखाया, बोला बेटा इस नीचे की तरफ चला जा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस नाले से लुढ़क गया, और जब नीचे पहुंचा तो मुझे लगा कि गड्ढा आ गया। एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मैंने नीचे की देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, वहाँ से मुझे निकाल करके लेके गए। फिर फर्स्ट एड हुआ, उनको पूरी कहानी बताई। फिर जो हमारे बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उनके पास मुझे पहुँचाया गया। तो तब तक इतना ब्लड निकल चुका था कि मुझे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। सीओ साहब ने बोला बेटा कुछ बता सकता हूँ? कहाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर की तमाम घटनाक्रम बताई और लास्ट में उन्होंने पूछा कि बेटा जवान की रिक्वायरमेंट बता सकता है? मैं कहाँ सब बता सकता हूँ। बोला क्या है? मैं कहा अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की। खाने के लिए नहीं चाहिए? मैं कहा सब खाने के लिए नहीं चाहिए। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था, सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट एक पट्टी पेयर में खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। मैं कहा सब भूख नहीं लगती है, भूख सिर्फ जवान को गोलियों की है। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं चला कहाँ पर है। जब होश आया देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला कि 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पर मुझे पता चला कि उसी दिन बटालियन ने जाकर के ऊपर टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।